गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज IFPH के 464वें हिंदी सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। आज के हमारे गेस्ट हैं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर A K गुप्ता सर। और सर का आज का टॉपिक है होम्योपैथी और गुदामलाशय विकार। और यूं सर का सर होम्योपैथी कंसल्टेंट है और फाउंडर डायरेक्टर हैं ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड एलाइड मेडिकल साइंसेज, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक्रीडेटेड है। साथ में सर BR सूद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में एक विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। और कॉलेज ऑफ होम्योपैथी UK में भी एक गेस्ट प्रोफेसर रह चुके हैं। और ग्लासगो होम्योपैथिक हॉस्पिटल ग्लासगो UK में गेस्ट फिजिशियन रह चुके हैं सर सिंस 1977। और होम्योपैथिक एडवाइजरी कमेटी और दिल्ली बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में सर नॉमिनेटेड मेंबर रह चुके हैं। और इसके साथ साथ सर मोटर न्यूरॉन डिजीज पेशेंट्स पे स्पेशल रिसर्च वर्क कर रहे हैं। और सर ने एक बुक भी लिखी है द प्रॉब्लम चाइल्ड एंड होम्योपैथी। और सर नेशनल सेक्रेटरी जनरल है द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके एक्स प्रेसिडेंट सॉरी HMAI दिल्ली के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और SDHA के भी एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इसके साथ साथ सर डॉक्टर युद्धवीर सिंह अवार्ड, लॉर्ड धन्वंतरी अवार्ड एंड लाइफ अचीवमेंट अवार्ड गोल्ड मेडल मिला हुआ है सर को बाय पेपल हिल्स यूनिवर्सिटी इटली। भारत एक्सीलेंस अवार्ड एंड गोल्ड मेडल मिल चुका है सर को होम्योपैथिक जेम अवार्ड। और होम्यो चिकित्सा सेवा रत्न अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड और ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स दिए जा चुके हैं सर को। सर ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 और 2020 में पार्टिसिपेट किया था। और वेलनेस कॉन्क्लेव में इनवाइट किया गया था सर को एज अ चेयरपर्सन। और हेल्थ रिसर्च कॉन्क्लेव में सर को एज ए स्पीकर भी बोलने का मौका दिया गया था। और सर ने काफी सारे साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट किए हैं वेरियस सेमिनार्स और सिम्पोजियम्स में। और सर ने डिफरेंट साइंटिफिक पेपर और आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं कई सारे मैगजीन्स में। और इसके साथ साथ मैं खुद को यहीं पे रोकती हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं रहता है। तो सर आपका स्वागत है आज हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आज का अपना आप सेशन हेलो शुरू करें। हेलो जी सर। एम आई ऑडिबल? यस Yes, सर। sir, you are audible, sir. Yes. हाँ हाँ, नमस्कार सबको हाथ जोड़ के। और आज के मैंने 464वीं प्रोग्राम में IFPH का जो कि लगातार चल रहा है उसके ऊपर मेरे को आपने बुलाया और बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो क्या नाम, आते हैं सीधा उस पे, अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। नमस्कार। आज जैसे हमने क्या कहा कि आज का टॉपिक एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का है। सबसे पहले तो वेलकम है सबका। एनोरेक्टल डिजीज जिसमें कि आज की डेट में काफ़ी देखने को मिलती हैं, बिकॉज उसका एक जो वो है अपना, क्योंकि इसमें जो अपनी वो निकलती है, सेडेंटरी लाइफ का होना एक अपना में बहुत बड़ा कारण है।
जैसे कि हम जानते ही हैं कि इसमें एनोरेक्टल डिसऑर्डर में ये एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, बवासीर, फिस्चुला, फिशर और रेक्टल प्रोलैप्स वगैरह सब इसी ग्रुप के अंदर आते हैं। जब हम ये देखते हैं कि इस ग्रुप में नॉर्मली होते क्या हैं, कि उसके सिम्टम कैसे होते हैं, तो उसमें एक तो होती है उसकी ब्लीडिंग होती है, पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, खारिश खुजली होती है, और कई बार इस तरह का आभास होता है कि जैसे कि रेक्टम वाली जगह से कुछ निकल रहा है और वहां से डिस्चार्ज भी हो सकता है। और ये किस वजह से होती है, ये हो सकते हैं रेक्टल प्रोलैप्स की वजह से, एनल इनकॉन्टिनेंस की वजह से, बवासीर यानी हेमोरॉइड की वजह से, इचिंग की वजह से, एनोरेक्टल एब्सेस की वजह से, फिशर की वजह से, फिस्टुला इन एनोरेक्टल पॉलिप, और मैलिग्नेंट यानी कैंसरस कंडीशन में भी। इसको कि जब माना जाए, देखा जाए तो दो तरीके से देखते हैं, कि जिसमें एनल और पेरी एनल, एनल रीजन में आती हैं कि बवासीर आती है, फिशर आता है, फिस्टुला आता है, और एनल एब्सेस और एनल कैंसर। और पेरी एनल में होती है कि आई मीन एब्सेस, प्लूराइटिस, इचिंग और वॉट्स। बवासीर जो कि आज की डेट में काफी कॉमन सी प्रॉब्लम आ रही है देखने में, ऑल्सो कॉल्ड पाइल्स, इसको हम बवासीर भी बोलते हैं, और सोलर वेन्स इन दी एनस एंड लोअर रेक्टम, जिसमें कि हम जैसे आप ये देख सकते हैं इस पेशेंट की, वो निकल रहे हैं, आई मीन बवासीर के मस्से निकले हुए हैं। तो वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, जो इनसाइड इंटरनल पाइल्स होती हैं और एक्सटर्नल पाइल्स भी होती हैं। Piles may be internal or external according to whether they are internal or external to anal orifice. जब हम बात करते हैं कि इसके लिए तो कॉमन मेडिसिन भी आने साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, कि जो इंटरनल पाइल्स में एस्कुलस, एलोस, आर्सेनिक, ब्रोमियम, कैमोमिला, कोलोसिन, हेमामेलिस, नक्सोमिका, पोडोफाइलम, पल्सिटला एंड सल्फर। और एक्सटर्नल पाइल्स में एलोस, एस्कुलस, हेमामेलिस, लैकेसिस, म्यूरेटिक एसिड, रेटेनिया एंड सल्फर। दीज आर द कॉमन मेडिसिन। ये एक पेशेंट की कंडीशन है जो पहले हमारे पास आया था, तो पहले इस कंडीशन में था, इतने मस्से निकले हुए थे और वो बैठ भी नहीं पाता था, खड़ा होना भी मुश्किल होता था, इतनी ज्यादा उसको पेन होती थी और सूजन होती थी, वहां पे डिस्कम्फर्ट था। वो आफ्टर द ट्रीटमेंट नेक्स्ट वाले उसमें है। जब इंटरनल पाइल्स की बात करते हैं, तो उसमें यूजुअली ये देखा जाता है कि पेशेंट को अंदर से महसूस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, और स्ट्रेन करने पे इरिटेशन या तकलीफ होती है जब वो लेट्रिन पास करता है। और कभी कभी उसके साथ स्टूल के साथ ब्लड भी आ सकता है, विच इज नॉट नेसेसरी, हर बारी ऐसा होना जरूरी नहीं है। और कई बार जब वो उसको लगता है कि हमें जैसे डेफिकेट कर रहा है, तो कुछ पोर्शन बाहर आ जाता है, और जैसे ही वो लेट्रिन करके उठता है तो वो अपने आप अंदर भी चला जाता है। और एक्सटर्नल पाइल्स में ये होता है कि जब वो पाइल अपने बाहर निकलते हैं, तो उसको ना तो अपने आप अंदर जाता है, और ना बाहर पुश करने के बाद भी उसको अंदर डाल पाना मुश्किल होता है, और वहाँ पे स्वेलिंग और वो बनी डिस्कम्फर्ट, पेन बना रहता है। ये डिग्रीज ऑफ आई मीन पाइल्स है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में बाहर नहीं आते, सेकंड में थोड़ा सा अंदर रहते हैं, थर्ड में अंदर बाहर आता है और चला जाता है, फोर्थ में कंप्लीटली हमेशा बाहर ही रहते, वो अंदर नहीं जाते। जब हम बात करें कॉजेज की इसकी, तो प्रेगनेंसी में एक बड़ा आई मीन ये फिजियोलॉजिकल कॉज होता है, जिसमें प्रेगनेंसी में आई मीन पाइल्स का होना काफी स्वाभाविक है। और आमतौर पे उन एडल्ट्स में देखा जाता है जो 45 to 65 की ईयर्स में हो, या यंग पीपल में भी, जिनमें आई मीन कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है, उन लोगों को ज्यादा होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से। या जो लोग कंटिन्यूसली, जिनको बैठे रहने का काम है, जैसे मैंने पहले कहा कि सेडेंट्री लाइफ होती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और खाने में, जो कि आजकल एक ये भी बहुत बड़ा इशू है, कि लो फाइबर फूड लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, जो जिसमें कि आई मीन फाइबर नहीं होता, पीपल गो फॉर जंक फूड में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों को भी बवासीर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ के पेशेंट में ये जगह है कि रिपीटेडली ओवर लिफ्टिंग ऑफ वेट करने से भी बवासीर के होने के चांसेस होते हैं। और एनल इंटरकोर्स, ये एक आई मीन अलग टाइप की जो एक
प्रवृत्ति है लोगों में कि एनल इंटरकोर्स करने की, तो उसकी अगर वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी एक उसका फाइल्स का कारण बन सकता है। ओवरवेट तो आप हमें जानते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये भी बवासीर के होने का एक कारण है। अब इसमें क्या करा जाए, क्या ना करा जाए बवासीर के लिए? सबसे पहले तो ये कि अपने आप डूज में अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखें, लॉट ऑफ वाटर एंड फ्लूइड्स जरूर लें, और फाइबर रिच फूड लें। आई मीन परफॉर्म वार्म वाटर सिट्स बाथ एंड कोल्ड कंप्रेसेस। जैसे टब लेके टब में पानी गर्म करके उसके अंदर आप चाहें तो आई मीन कुछ कैलेंडुला या हिमामिलिस का या कुछ टिंचर डाल के भी वो कर सकते हैं, या इवन आपका एस्कुलस का। तो वहां पे बैठ के स्क्वीज इन स्क्वीज आउट के सिक्स बात करने से उसमें काफी हद तक रिलीफ मिलता है। और जिन पेशेंट्स को उस टाइम पे इनके एक्सटर्नल पाइल्स के साथ बर्निंग होती है, तो वहां पे वो पेशेंट बजाय गर्म पानी के ठंडे पानी के भी सिट्स बात कर सकते हैं। और एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। और इसमें एक चीज पेशेंट को बताना ये काफी आवश्यक होता है कि जब उसको जब तक लेटरिन की इच्छा नहीं हो रही तो जबरदस्ती वहां पे जोर ना लगाएं। अगर थोड़ी आ रही है और फिर बाद में खत्म हो जाती है इच्छा, तो दोबारा जबरदस्ती जोर लगाने की कोशिश ना करें। डोंट स्ट्रेन फॉर द स्टूल, अवॉइड लॉन्ग टाइम सिटिंग, कंटिन्यूसली बैठने की आई मीन पोजिशन में जहाँ पे बैठना पड़ता है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के बीच में चल लें। और जहाँ पे टॉयलेट के लिए भी जाते हैं वहाँ पे भी कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा देर ना बैठें। कई बार आजकल लोग देखने में आया, लोग वह अपनी लेटरिन जब करने जाते हैं तो साथ में मोबाइल फोन ले जाते हैं, तो वहाँ पे उनका ध्यान उस पर ज़्यादा रहता है, तो वो जबरदस्ती वहाँ पे बैठे रहते हैं। और दूसरी चीज, जो वहाँ पे वॉश करते टाइम बहुत उसको हार्ड सरफेस वाली किसी टॉवल से या उससे, ये जो अपन टॉयलेट पेपर इशू करते हैं, यूज करते हैं, तो उनसे भी उनको होने की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एनल फिशर, जिसको हम गुदा विदार भी कहते हैं, और हिंदी में या परिकारिका भी कहा जाता है। इसको में पेशेंट को बहुत टीयरिंग और स्प्लिट स्प्लिट लाइक की, जैसे कि कट लग जाता है, उस टाइप की सेंसेशन होती है। कटे के ऊपर चाकू से काटा हो, किसी ने नमक छिड़क दिया या कुछ इस टाइप की वो जलन होती है, और जिससे उसमें डेंटेट लाइन के ऊपर बहुत जख्म सा बन जाता है। ये फिशर किसी भी एज में हो सकता है, बट यूजुअली सीन इन यंगर एज एंड मिडिल एज ग्रुप। आज की डेट में हमने छोटे छोटे बच्चों में भी फिशर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी भी ईटिंग हैबिट्स और बॉयल हैबिट्स अच्छी नहीं है। वो सुबह डेली क्लियर करके नहीं जाते। वो जब आएगी स्कूल में जाएगी तो स्कूल में रोकनी पड़ती है, या कभी अपने आप को उस टाइम पे रोकते, तो वो उनकी बॉयल हैबिट्स खराब हो जाती हैं। और उसकी वजह से जो रेगुलर मोशन का आई मीन फिनोमिना है वो पूरा नहीं होता, तो वो भी एक बार तंग करता है। और जब बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल हो जाता है तो उसमें कट्स पड़ जाते हैं, फिशर हो जाते हैं, इट कैन स्टार्ट ब्लीडिंग ऑल्सो। Posterior midline fissure is very common in both sexes, but middle common affects only the ladies में। फिशर इन लेटरल पोजीशन, जो कि क्रॉन्स डिजीज में हो सकता है, टीबी में हो सकता है, सिफिलिस में हो सकता है, या HIV एड कैंसर में, ये आई मीन लेटरल साइड पे हो सकता है। ऑल्सो ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग लूज टूल्स, जिन लोगों को कंटिन्यूसली डायरिया रहता है या बहुत लूज टूल्स की प्रवृत्ति रहती है, उनमें भी फिशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक लॉन्गिट्यूडनल टीयर इन द म्यूकोजा एंड स्किन ऑफ द एनल कैनाल होता है, कॉमनली पोस्टीरियर मिड लाइन, और मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल। इसके लिए कॉमन दवाइयाँ हमने जो अपने प्रैक्टिस में देखी हैं, कैमोमिला, ग्रेफाइटिस, लैकेसिस, नाइट्रिक एसिड, रेटाइनिया, सीपिया एंड थूजा, they have been found very effective. Causes of anal fissure: local trauma, usually by hard stool to the anoderm, or overstretching and tearing of the squamous epithelium of anal canal, reflex sphincter spasm, or recurrent episodes of diarrhea and cleaning with toilet paper and anal infection। ये सब भी अगर इनमें से कुछ भी करते तो आपके एनल फिशर होने के चांसेस हो सकते हैं।
साइन एंड सिम्टम में जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी मेन चीज होती है पेन, वेरी शार्प कटिंग पेन, टीयरिंग विच स्टार्ट विद, जैसे मोशन स्टार्ट करने लगते हैं तो बहुत, वो जो उसका क्या नाम है स्फिंक्टर है खुलता है तो कट में वुंड ओपन होता है और वहां पे उनको पेन होनी शुरू हो जाती है। पेन के साथ ऐसी कटिंग शार्प पेन होती है कि आई मीन काफी मुश्किल होती है। और उसके साथ जो जलन या दर्द है वो मोशन करने के बाद घंटों तक रह सकती है। इसके साथ ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग होती है उसमें नॉर्मली ये ब्लड इसका स्टूल के साथ लग के आता है, जैसे कि बवासीर में होता था, बवासीर में उसके साथ भी लग के आ सकता है, बट यूजली वो ब्लड ड्रॉप्स में गिरेगा या फुवारे की तरह आता है। तो इसमें जो डिफर करता है एनल फिशर के अंदर, वो नॉर्मली स्टूल की स्ट्रीक, स्टूल के साथ लंबी लाइन के साथ ब्लड आता है। इसमें डिस्चार्ज हो सकता है, इचिंग हो सकती है, कपड़ों का गीलापन और उनमें आई मीन मॉइस्चर हो सकता है, और एनल स्किन पर उसकी वजह से खारिश भी महसूस होती है। लोअर एंड ऑफ द फिशर कैन बी सीन एंड देयर कैन बी सेंटिनल पाइल अलोंग विद इट। ये जो कई केसेस में देखा जाता है फिशर में, उनके साथ एक सेंटिनल पाइल भी हो सकता है, जैसे कि आप इस पेशेंट में देख सकते हैं कि इसकी पूरी पूरी की पूरी ये कैनाल में पूरी लंबी वो बनी हुई है, यहाँ से ब्लड की स्ट्रीक बनी हुई है और पूरी आई मीन कट है, वूंड है। ये दिस वाज बिफोर द ट्रीटमेंट एंड नेक्स्ट वन इज द आफ्टर द ट्रीटमेंट। इसी श्रृंखला में जो एनोरेक्टल में एक चीज आती है भगंदर, जिसको हम फिस्टुला एनो कहते हैं। abnormal communication between any two epithelial line surfaces, जिसमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ ट्रैक, एक पूरा आई मीन ट्रैक बन जाता है जहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू which connects it deeply in the anal canal or rectum and superficially on the skin around the anus. It, and it usually results from an एनोरेक्टल एक्सेस, जो अक्सर देखने में आता है कि फिस्टुला की मेन फॉर्मेशन तब होती है जब वहां पे पहले उसको फोड़ा या मेन एक्सेस हुआ होता है एनोरेक्टल, तो बाद में ठीक अगर हो भी गया तो उसके बाद फिस्टुला की फॉर्म ले लेता है। और यहाँ पे हमने कॉमन मेडिसिन जो यूज करने में देखी है विच आर फाउंड वेरी इफेक्टिव आर ऑरा मेटेलिकम, बर्बेरिस, किलकेरिया, किलकेरिया फॉस, कार्बोवेट, कार्सिनोसिन, कॉस्टिकम, हाइड्रास्टिस, कालिकाप, नाइट्रिक एसिड एंड सैलिशिया। इस केस में अपने पेशेंट का देख सकते हैं, जो ये पहले पहले फिस्टुला था उसका कितना बड़ा विद पाइल्स भी साथ में था, एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट दिस पेशेंट इज आई मीन कंप्लीटली क्योर्ड। कॉजेज फॉर एनल फिस्टुला जो उनको कॉज करते हैं, फॉल्टी बॉवल हैबिट्स, जो आपकी जैसे हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपको आजकल लोग खासतौर पे स्कूल की जाने वाले बच्चे जल्दी में रहते हैं, तो पहले ही स्कूल जाते हैं, फटाफट जा रहे हैं तो मोशन रोक के चले आते हैं, और जब आता है उनको तब वहां पे करने का मौका नहीं मिलता, तब जबरदस्ती रुकते हैं। तो वो जो स्फिंक्टर है उसमें इस तरह की प्रवृत्ति को पैदा कर देता है कि जब आपको बारी बारी आई मीन मोशन आना है तब उस टाइम नहीं गए तो आपने रोका, तो फिर बाद में जब करने लगे आपने जोर लगाया, तो वो हैबिट्स फॉल्टी हैबिट्स होती हैं। लेटरिन करते समय स्ट्रेन करना या जोर लगाना, इम्प्रॉपर सिटिंग हैबिट्स, जैसे कि कई लोग बैठते हैं तो उसमें आई मीन काउच करके बैठते हैं ज्यादा, आई मीन चेयर पे बैठे हुए हैं या जहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो अभी उनको इस टाइप की हैबिट होती है, तो उससे ज्यादा फिस्टुला होने के चांसेस हो सकते हैं। जो राइडर्स होते हैं जैसे कि मोटर बाइक वगैरह के, जैसे आई मीन आपकी डेट में पोर्टर्स वगैरह हैं जिनको काफी लॉन्ग ड्राइविंग करनी पड़ती है आई मीन कंटिन्यूसली, they are also the subjects to सर, develop fistula in ano. सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, 3-4 लोगों के मैसेज आ रहे हैं। स्क्रीन विजिबल स्क्रीन नहीं है? शेयर नहीं किया हुआ है, स्क्रीन शेयर मैंने नहीं तो है। अरे किया हुआ था, एक मिनट। सर स्लाइड शो से या तो हटा दीजिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है फुल स्क्रीन होने में लाइक एक विजिबल मिनट नहीं होता। अब आ रहा है? ये सर अभी स्टार्ट हुआ है। ओके। यस सर।
अब आ रहा है? यस सर। ओके। तो गड़बड़ क्या, पहले पहले वो आई नहीं? हाँ, तो उसमें हम जैसे कह रहे हैं कि एक्सेसिव राइडिंग में और इनोरेक्टल एब्सेस के बाद इसका फिस्टुला का बनना काफी स्वाभाविक है। और क्रॉनिक फिशर जिनमें होते हैं एनएस में, तो उनमें भी हमें फिस्टुला का बनने का चांसेस ज्यादा होते हैं। इंजरी या ट्रॉमा, जैसे मैंने पहले बताया, उसकी वजह से भी फिस्टुला का होने के चांसेस बन जाते हैं। एनल कैंसर, रेक्टम का कैंसर में भी फिस्टुला के होने के चांसेस होते हैं। और जो पाइलोनोडाइडल साइनस है, वो भी अपने आप में एक फिस्टुला को बनाने में काफी हद तक सहायक होता है। बाद में क्रोन्स डिजीज में हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, एक्टिनोमाइकोसिस में भी ये हो सकता है। अब फिस्टुला के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत पड़ती है, तो क्योंकि जैसे नॉर्मली पाइल्स के लिए, पाइल्स के तो इंटरनल पाइल्स के लिए बेशक हम उसको प्रोक्टोस्कोपी करके अंदर से देख सकते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स वैसे ही नजर आते हैं। फिशर भी है, वो भी बाहर से खाली, और देखने पर ही पता चल जाता है। जो फिस्टुला का होता है, फिस्टुला में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमें बाहर से ये नहीं पता चलता कि उसकी डेप्थ क्या है और उसके रूट्स क्या क्या हैं। तो उसके लिए जो पता करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हम रेडियोलॉजिकल फिस्टुलोग्राम करते हैं या ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एमआरआई, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि फिस्टुला की जो अंदर डेप्थ है वो कहाँ से शुरू हो रही है, कितनी लंबी उसमें जा रही है। वहां पे पता चलता है कि उसमें एक ही चैनल में है या दो तीन चैनल हैं। तो जो पेशेंट का अक्सर वो होती है, मेरी ये प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी, जल्दी होगी या नहीं होगी, उसमें जो डिस्चार्ज बह रहा है वो कब तक रुकेगा। तो उस चीज को जानने के लिए भी हमें इन इन्वेस्टिगेशन को करा लेना चाहिए, ताकि हम पेशेंट की अपनी अच्छी तरह से देख रेख कर सकें। और हमें उसके, अगर हमें क्लिनिकल कंडीशन के साथ साथ इसकी ये पैरामीटर्स भी पता हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प हिम इन अ बेटर मैनर। इसमें ब्लड के अंदर नॉर्मल टेस्ट है, ये सब बीटी सीटी देखना पड़ता है, शुगर देख सकते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन और एचआईवी और एस्ट्रिन एंटीजन का, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्टूल में, हाँ स्टूल में एक जरूर इसका ओवरसेस के लिए और ऑकल्ट ब्लड की जांच करा लेनी चाहिए। और जहाँ पे पस और डिस्चार्ज होता है इसमें, क्योंकि उसका अगर कल्चर हो तो हमें ये पता चल सकता है कि कौन से बैक्टीरियल, किस टाइप के बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है, so which can help us in treating that patient in a much better manner. ऐसे ही इसकी बायोप्सी है, बायोप्सी अगेन हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा उसकी इंफॉर्मेशन और कोई यूटिलिटी नहीं होती, पर जहाँ पे पेशेंट को उसके लिए क्रॉनिक फिस्टुला है और उसको कैंसरस की कंडीशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो ऐसे टाइम पे उसको देख के आप प्रॉपर एडवाइस कर सकते हैं। और फिस्टुलोग्राम का जो उसकी पूरी वो पता, डेप्थ पता चल जाएगी, और उसकी मेन कितनी ओपनिंग्स हैं ये पता चल सकती है। कई बार कहता है इट लुक्स लाइक ए ब्लाइंड डेड, पेशेंट आके कहता है कि मेरे को कुछ दिन पहले फर्स्ट डिस्चार्ज आ रहा था, अब तो बंद है। तो वो सोचता मैं ठीक हो गया। Prolapse of the rectum, which can be mainly of two types: partial or incomplete prolapse, when the mucous membrane lining the anal canal protrudes through the anus only, and the complete prolapse, in which the whole thickness of the bowel protrudes through the anus. The common remedies which we have found very useful in our practice is aloes, apis, calcarea, murk, muriatic acid, nux vomica, podophyllum, sepia, salicia, and sulfur. This was a patient of mine, because you can see the complete prolapse.
रेक्टल प्रोलैप्स, जिसको हम हमें गुदा का बाहर आना या जाना भी कहते हैं, इट अकर्स व्हेन रेक्टम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन स्लिप्स डाउन इनसाइड द एनस एंड वीकनेस ऑफ द मसल्स। ये भी दोबारा बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे मैंने पहले हमने डिस्कस किया कि जितनी भी एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स हैं उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम पेशेंट की लेटरिन के टाइम पे स्टेन करने से ज्यादा होती हैं, चाहे वो डायरिया के साथ हो या कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे हो। पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, रेक्टल फैट इन इस्क्योरेक्टल फोसा कैन ऑल्सो कॉज द रेक्टल कोलैप्स। मेल डेवलपमेंट ऑफ पेल्विस, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज एंड न्यूरोजेनिक डेफिसिट, इनकी वजह से भी रेक्टल कोलैप्स हो सकता है। और जहाँ पे जिन पेशेंट में थर्ड डिग्री पाइल्स होता है उनमें रेक्टल कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एंड एटोनिसिटी ऑफ द स्फिंक्टर मैकेनिज्म, जो उसका आई मीन रेक्टम का स्फिंक्टर है वो काम करना बंद कर देता है, देन ऑल्सो इट कैन कॉज। और पोस्ट सर्जिकल ऑफ फिशर फिस्टुला और हेमरोइडेक्टमी, जिन पेशेंट्स की आई मीन सर्जरी हो जाती है इसके लिए कराते हैं, चाहे वो पाइल्स के लिए कराएं या फिस्टुला के लिए कराएं, तो उनमें भी रेक्टल कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में इसमें एक मास निकलता है, जैसे आपने देखा, हमने अपने पेशेंट का पूरा पूरा एनएस से बाहर हो गया। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताना चाह रहा हूँ कि एक मैं पेशेंट को पूरी पूरी उसकी गुदा पूरी बाहर आई थी, जैसे जिस पेशेंट का मैंने दिखाया आपको ये, एंड ही वाज इन वेरी मच एगोनाइजिंग पेन थी, बहुत मुश्किल था, कर्रा रहा था आई मीन दर्द की वजह से और तकलीफ की वजह से। और मेरे को जब बुलाया गया देखने के लिए, बिकॉज वो पेशेंट घर पे अपने घर से उठ के क्लिनिक पे भी नहीं आ सकता था, जब मैं वहाँ पे जाके देख के आया, बहुत बुरी कंडीशन थी। उस पेशेंट को नक्सफॉर्मिका टैम की 3 डोजेज 15-15 मिनट के बाद देने के बाद उसको इतना रिलीफ मिला कि उस पेशेंट ने मेरा नाम ही 303 का नाम से रख दिया था कि 3 गोलियां 3 पुड़िया 10 मिनट वाली बात, तो 303 के। तो ये एक ऐसा वो है जिसमें कि वो कहा जा रहा था कि उसको बिना सर्जरी के कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में होम्योपैथी हैज आई मीन गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स आल्सो। fecal incontinence, difficulty in bowel regurgitation, discomfort sensation और incomplete evacuation and tenesmus, ये एक अक्सर उसके यहाँ आई मीन पेशेंट की भावना या फीलिंग रहती है। और सेंसेशन ऑफ क्रॉनिक मॉइस्चर, कि वहाँ पे हर समय पेशेंट कहता है कि कुछ गीला गीलापन महसूस होता रहता है, वहाँ पे मॉइस्चर सा रहता है कि हर समय जब भी वहाँ पे हाथ लगाओ तो गीलापन होता है, कई बार वहाँ पे बदबू भी आती है। और chronic prolapsed rectal mucosa permanently exuded and ulcerated, leading to mucus discharge and bleeding. Now coming to the another anorectal disorders में is pyloradial sinus, जिसको कि जीप डिजीज भी कहा जाता है। जीप डिजीज इसलिए कहते हैं कि आई मीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जो लोग जीप चलाते थे, ज्यादा ड्राइवर थे, उनको ये इन प्रॉब्लम से जूझना पड़ता था। पाइलोडाइडल साइनस एक अपने आप में एक छोटा सा होल सा दिखता है कि जो आपकी रेक्टल आई मीन एनल एरिया के ऊपर हो सकता है, और छोटा सा छेद होता है और उसमें ट्रैक से बन जाता है, यूजुअली लाइंड बाय द ग्रैनुलेशन which leads from epithelial surface and into the surrounding tissue, often into an abscess cavity. और ये अक्सर देखा जाता है कि पाइलोडाइडल साइनस उन व्यक्तियों में, उन पेशेंट में ज्यादा होती है जिनकी बॉडी हेयरी ज्यादा होती है और उनको कंटिन्यूस इन्फेक्शन डे बाय डे बढ़ता है, उस रेकरेंट इन्फेक्शन की वजह से साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। इट इज यूजुअली सीन एट द नेटल क्लेफ्ट एंड जनरली contain hairs. It can be congenital or acquired. इस ये पेशेंट की यहाँ पे उसमें उसके बाद अपने बाल कटवा के रखे हुए हैं, उसके बाद की ये सिचुएशन है। सैक्रोकॉक्सियल रीजन, इचिंग, पेन, टेंडरनेस एंड इंड्यूरेशन,
कई बार पेशेंट को जो ये आई मीन मेडिकली ट्रीट नहीं हो पाते और सर्जरी कराते हैं, जब जब सर्जरी कराते हैं, क्या कह रहे हैं? जब वो सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी में देखने में आता है कि उनका अंदर से बालों के गुच्छे निकलते हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जहाँ पे आप हमको होम्योपैथ को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए और होना पड़ेगा कि जब हम पेशेंट को ये बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट इसका हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी भी डेप्थ का पता नहीं होता। तो पर आपकी डेप्थ के बारे हम वो करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, तो उसकी डेप्थ पता चल सकती है। और उसके बाद जितनी भी आई मीन एक्सपल्शन वाली मेडिसिन हैं, जैसे कि सैलिशिया इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दैट, पर उसमें जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे बाल पूरे बाहर आ जाएंगे। हमने बहुत सारे केसेस में देखा कि जिनके जब सैलिशिया देने के बाद, हाइपोटेंसिव देने के बाद, उनकी जो इंड्यूरेशन है वो खत्म होती है, उसके साथ ही जो डिस्चार्ज होता है उसमें छोटे छोटे बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। परंतु अगर वो उसकी देख रेख यानी कि हाइजीन प्रॉपर नहीं रखते तो ये इन्फेक्शन बारी बारी बढ़ सकता है और प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, जहाँ पे उसको सर्जरी की इंटरवेंशन की जरूरत भी पड़ सकती है। और जब ये चीज देखी जाए कि उसको इन्फेक्शन रेकरेंट हो रहा है और डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट ऑफ मेडिकेशन उसको फिर भी प्रॉब्लम है, तो इन्वेस्टिगेट कराने के बाद ही आप उसको उसके लिए एडवाइस कर सकते हैं कि सर्जरी के लिए जाना चाहिए या नहीं। और कुछ केसेस में आई हैव सीन माय प्रैक्टिस, सर्जरी कराने के बाद भी उनको दोबारा पायलोडाइडल साइनस डेवलप हो गया। तो ऐसे केसेस में जिनको पहले एक बारी सर्जरी हो चुकी है और दोबारा हुई है, प्रॉब्लम हुई है, ऐसे टाइम पे होम्योपैथी हैज बीन वेरी इफेक्टिव प्रोवाइडेड वी टेक कंप्लीट फुल केयर ऑफ द पेशेंट की प्रॉपर हाइजीन, और उसकी जो आई मीन नहाते वक्त के टाइम पे पूरी बॉडी हेयरलेस हो, और वहां पे जहाँ पे उसका वुंड की ओपनिंग है वहां पे हल्का सा आप कोई भी तेल का या घी का या कुछ का उपयोग कर सकते हैं, तो जिससे जो जब नहाते समय जो पानी है वो अंदर ना जाए और उसके साथ ही बाल भी उसके अंदर ना जाए, तो वो ताकि फिसल के बाहर निकले। तो ये एडवाइस करना उसको ज्यादा अच्छा रहता है। और खास तौर पे पेशेंट को लॉन्ग सेटिंग और पसीना, इसके लिए भी हमें पेशेंट को समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका अगर पसीना आता है तो उसकी वहाँ पे वो उस टाइप के कपड़ा पहने या कुछ जल्दी इमीडिएटली उसको सुखा ले, नहीं तो पसीने के साथ भी उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये भी ओबेसिटी, सेडेंट्री ऑक्यूपेशन, लॉन्ग सिटिंग, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, local irritation or trauma, excessive sweating, poor personal hygiene, and excessive hair on gluteal region can be the risk factor for pyelonephritis sinus. जिसमें अभी बताया कि मैनेजमेंट के लिए कि इसको एक हमें ये करना चाहिए कि पेशेंट को कहा जाए कि कंटिन्यूसली लॉन्ग सिटिंग और ड्राइविंग ना करें, और जो हेयर्स हैं उनको रेगुलरली रिमूव करते रहें, और फ्रीक्वेंट सिट्स बाथ, कीपिंग the area dry, and using oil। सर वापस डिस्कनेक्ट हो गए। ये सर दोबारा ज्वाइन किया है सर ने। हाँ, ज्वाइन कर चुके। इशू है, कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है बीच में। Am I audible? आवाज आ रही है यस सर? सर। और स्क्रीन सर हट गई है, दोबारा से आपको रीशेयर करना पड़ेगा। ओके। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आई मीन रेक्टल प्रोलैप्स, म्यूकोपुरुलेंट स्टूल, एब्डोमिनल पेन, 1/3 विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये है आई मीन रेक्टल पॉलिप्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि द मीन नंबर ऑफ पॉलिप्स हैव बीन देयर। मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पॉलिप। जो एडिनोमेटस चेंजेस हैं एसोसिएटेड विद हाई रिस्क एंड सेंट पॉलिप्स फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी, उसको चेक करा लेना चाहिए। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पॉलिप्स, लेस देन 4 लो रिस्क, more than 3 and re-evaluating with 1 to
3 years. Coming to the homeopathic management of rectal polyp, miasmatically, rectal polyps come under a combination of psychosyphilitic group of diseases, psychotic prolapse with benign bleeding and painful with a strong family history of benign growth, tumors and polyps, and syphilitic polyps would be painless and silent to start with, but later on become severely painful with uncontrolled bleeding and malignant. Now, coming to the homeopathic medicines for anorectal diseases, first we'll, as we start from Aeschylus, इसका एक्शन अब हमें everybody knows कि इसकी जो हेमोरॉइड के लिए, वेन्स के लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए, और उसमें यूज की जाती है सिंगल सेंटिनल पाइल जहाँ पे हो. It has given very good result. Given in higher potency. इसके साथ ड्राई एकिंग रेक्टम, full feeling of fullness, small sticks, NS raw, sore, much stool with prolapse, hemorrhoid with sharp shooting pain, up with the bleeding, worse during the climacteric, large hard dry stool, membrane seems swollen and obstruct the passage, irritation caused by expulsion, burning in NS with chills up and down back. This I'm just sharing, few of the points जो therapeutics के हैं. बाकी तो as all we study Mathemedica, we know, but I'm sharing only the medicine which I have found to be very effective in my practice. Allows bad effects from sedentary lifestyle, especially suitable to lymphatic and hypochondriacal patients. The rectal symptoms usually determine the choice, adapted to weary people in the age and phlegmatic old beer drinkers. This is all there in Mathemedica. But the symptoms which are more clinically we need to see the patient with the bunch-like grape, like hemorrhoids, जैसे उसमें वो दिखाया था, और with insecurity of rectum. ये इसका एक मेन फीचर है जिसको कि हम एलोज को देखने के लिए अच्छे ढंग से देखते हैं और उसको यूज कर पाते हैं. एलुमिना stools are very hard up to the patient की, बल्कि यहाँ तक होता है कि लाइक उसको जैसे उसकी वो ही नहीं है, अर्ज ही नहीं होती स्टूल की. This type of condition is there, that the stools are so hard, or the stool is absolutely there is no urge. Same is the case with, we see in constipation of infants, जिसमें हम कॉलिनसोनिया भी यूज कर सकते हैं, सोरानम भी यूज करते हैं, पैराफिन भी यूज कर सकते हैं, जिसमें एज अ comparative में की जा सकती है. And there is a great straining in the rectum and in women of very sedentary habit, diarrhea on urinating, evacuation preceded by painful urging long before stool, and then straining a stool. Worse periodically and from potatoes, better from cold washing in evening and on alternate days. यहाँ पे एक I would like to share, Dr. Sani would prefer, I would like to get his confirmation also. I've seen, one or two patients, those who used to faint with the sight of blood. Alumina has been given and it has helped in that. Hemamelis, venous congestion, hemorrhages, varicose veins, and hemorrhoids with bruised soreness. But usually in this case, we see the blood is dark, venous blood. Whereas in millefolium, we see the blood is bright red and it's more in the pinkish rather than darkish. Seem to be the special sphere of this remedy, acts upon the coats of the veins, causing relaxation with consequent engorgement, passive venous hemorrhage from any part. NS feels sore and raw, hemorrhoids bleeding profusely with soreness, dysentery, pulsation in rectum. Millefolium, an invaluable remedy for various types of hemorrhages,
blood bright red, hemorrhage from bowels, bleeding hemorrhoids, urinary bloody, sanicula and aurum. Peonia is the one medicine which is, not commonly used, but it's one of the rare remedies, but it has also given very, very good results when we see the patient has got a biting, itching in anus, or if it's swollen, burning in anus after stool, then internal chilliness, where, this Illumina or Nux vomica has failed or Collinsonia has failed. I have used Peonia with good results. Fistula ani, diarrhea with anal burning and internal chilliness, painful ulcer, oozing offensive moisture on perineum, hemorrhoids, fissure, ulcers of anus and perineum, purple covered with crust, atrocious pains with and after effect each stool, sudden pasty diarrhea with faintness in abdomen. Kirkiria, carb, you see this have constipation, crawling and constipation in rectum, stool large and hard, whitish, watery, sour, prolapse, ani, constipation, stool at first hard, then pasty, then liquid, polyp and exostosis. Nitric acid, great straining, but little passes. Rectum feels torn, bowels constipated with fissures in rectum, tearing pains during stool, hemorrhages from bowels, profuse bright prolapse, ani after stools, irritable and exhausted. Nux vomica is a king remedy for, all gastrointestinal problems as well as, anorectal. Constipation with frequent ineffectual urging, incomplete and unsatisfactory feelings as if part remained unexpelled. There's a feeling of completely evacuate नहीं हुआ, पूरा जितना मोशन आना चाहिए था वो नहीं हुआ, and diarrhea, frequent small evacuation, scanty stool with much urging, constant uneasiness in rectum. Phosphorus, very weak, empty, all gone sensation in the abdomen, very fetid stool, बहुत बदबूदार, और stool difficult to expel, उसको बात करने में मुश्किल होती है, desire for stool on lying on left side, great weakness after stool, discharge of blood from rectum during stool. Teucrium, nasal and rectal symptoms are very much marked polypi, affections of children, desire to stretch, itching of anus, and constant irritation in evening, nightly restlessness, crawling in rectum after stool. Thuja, antipsychotic remedy, discharge forcibly expelled with gurgling sound, constipation with violent rectal pain causing stool to recede. और इसमें we have seen Thuja having good result in showing with the anal warts also. These are certain repertorial analysis, references. जहाँ पे Kent की है, hemorrhoids, beer aggravation, Nux vomica, sulfur, milk aggravation, riding amelioration, Kali carb, thinking of their aggravation, causticum, warmth, external amelioration, uric acid. Dr. Boric repertory shows hemorrhoids, bleeding, ferrum phos, millefolium, bleeding dark, venous blood, hemomelis, calamure, blind, ignitia, blind hemorrhoids, ignitia, whitea, bluish purplish, aloes and lachesis, muriatic acid, and burning, smarting, retania, fluoric acid, and inflamed belladonna, verbescum, itching, petroselinum, aloes, mucus, piles, continued oozing, antim crude, aloes, protruding grapes-like swollen piles, aloes, Nux vomica, protruding where when urinating, bratacarb, acid mure, and Robinia. Robin Murphy shows hemorrhoids, abdominal plethora with aloes, sulfur, childbirth sin, Kali carb, podophyllum, diarrhea with lachesis, Moxol, pelvis, congestion with collinsonia, podophyllum, pregnancy during collinsonia and sepia. The Clark clinical repertory shows hemorrhoids, strangulated aconite, and BBCR, anus and rectum hemorrhoids, bladder symptom with digitalis, Nux vomica, ulcerated with chamomilla, sulfur,
and crawling antimonium crude, strangulated constricted capsicum, Moxol bleeding, and repertory references again with Dr. Pathak, piles, hemorrhoids, bunch of cherries like aloes, diascoria with cough, carb, causticum mensis, aggravation, ammonium carb, lachesis, operation after aggravation, colonsonia, occurs, urinating, aggravation, kali carb, and Boger says anus and rectum, hemorrhoids, esculus, aloes, muriatic acid, nitric acid, nux vomica, sulfur, blind, में nux vomica, painful, muriatic acid, nitric acid, stab producing, aloes, sulfur, calcareous carb, muriatic acid, and BTB, NS, hemorrhoids, aloes, carbonate, graphites, kali carb, muriatic acid, nux vomica, pulsatile, and sepia. These are the referred. NER has given further. I mean, we will not be having much time to go for this. Now, this is another case which we saw. This was a cancer of rectum with bleeding, profuse bleeding. This had helped to a certain extent, but we could not save the patient. Now, coming to the, सारे उसके ऊपर अब मैं बात करते हैं हम जितनी एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको दवाइयों के अलावा कुछ उसमें डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो बताना चाहिए पेशेंट को कि अगर वो इस टाइप की इन चीज़ों को फॉलो करें तो संभवतः वो अपने आप को अपनी इन एनोरेक्टल प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। उसमें क्या करें? अवॉइड कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को हर तरह से अवॉइड करना चाहिए। स्टूल को जोर लगाने के लिए उसमें स्ट्रेन करना वो अवॉइड करना चाहिए, और जहाँ पे स्टूल की अर्ज हो रही है आप उसको दबा के रखते हैं तो डिलेइंग द अर्ज वो नहीं करना चाहिए। खाने में स्पाइसी एंड डीप फ्राइड फूड को जितना हम अवॉइड करें वो अच्छा है। एक्सेसिव नॉनवेज ना दिया जाए। अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स वो तो आमतौर पे माना ही जाता, पर इन के सेवन से एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। अननेसेसरी मेडिकेशन स्पेशली पेन किलर्स को भी अवॉइड किया जाना चाहिए, बिकॉज वो भी एक उसमें टेंडेंसी कॉन्स्टिपेशन की कॉज करती हैं। ओबेसिटी को भी जितना अवॉइड कर सके हम उतना अच्छा है। फाइनली ये तो था जो ना करें, और जो हमें करना चाहिए या पेशेंट को हमें बताना चाहिए वो आज की डेट में लाइफस्टाइल के साथ ये भी जरूरी है कि वी मस्ट टेल व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट ही शुड नॉट डू। Plenty of water intake, add fiber-rich vegetable food, vegetarian food, regular bowel clearance without straining, limit time on commode to 2 minutes, remove library from bathroom, and phone, mobile phone and any magazine should not be taken to the bathroom for passing stool. Sitz bath, hot and cold, and food habits, timely food habits. ये एक अपने आप में अगर हम ये रेजिम फॉलो कराते हैं अपने पेशेंट्स को तो हम काफ़ी हद तक उनको एनोरेक्टल प्रॉब्लम से होने से बचा सकते हैं। और अगर फिर भी इफ यू स्टिल सफर देन फाइनली टेक HOMOEOPATHY, दैट इज होम्योपैथी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू सर। सर हाँ सर, आप अपना पीपीटी को अब स्क्रीन शेयर को बंद कर दीजिए। सर ठीक है सर। रेक्टल इन्फॉर्मेशन के विषय पर आपका जो एक्सपीरियंस है आपने बड़ा अच्छा से शेयर किया है, और ये जो जागरूकता है, मैं थोड़ी देर पहले एक मैसेज पढ़ रहा था और मैं आपके साथ सभी के साथ में शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि ये डेली आप लोग क्यों करते हैं। लोग कहते हैं कि ये मीटिंग जो है सो आप डेली क्यों करते हैं। तो मैं उसका जवाब मेरे दिमाग में जो आया, कुछ लोग को मैं देखता हूँ कि डेली अटेंड करते हैं और वो बोर्ड नहीं होते हैं। उनको एक समय पर निश्चित रूप से, जैसे हमारे डॉक्टर आरपी शाह हैं, डॉक्टर गंगा सागर सिंह हैं, ये लोग डेली आते हैं और ये लोग का इंटरेस्ट है तभी तो ज्वाइन करते हैं। बिना इंटरेस्ट के तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा। इसीलिए ये कहना कि डेली ये इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो ये नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि समय के साथ में इस वेबिनार के अटेंडेंस भी बढ़ रहे हैं। हाँ, कभी कभी कोई फेस्टिवल होता है तो अटेंडेंस कमता भी है। ऐसा
ऐसा होता रहता है। तो इसलिए इसमें ये कहना बड़ा सटीक नहीं लगता है कि इंटरेस्ट लोग लूज कर जाएंगे। और IFPH का जो पिछले 1400 सेशन का अनुभव है, यानी कि अब कोरोना के पहले से शुरू होते होकर के और अभी आप हम लोग हिंदी सेशन भी शुरू कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि इसमें हमारे पूरे कंट्री से और इंग्लिश सेशन में पूरे इंटरनेशनल सेक्टर से लोग इसमें आते हैं। स्पीकर हमारे वेराइड हैं और सभी अलग अलग एक ही टॉपिक पर तो हम लोग बोलते नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट को लूज करने का ये नहीं, मतलब मैं इसलिए आपके साथ में साझा कर रहा हूँ कि ये इसमें वेबिनार का और जो आने वाला समय है, आने वाला समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना होगा ये रजिस्ट्रेशन कोड, जो आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की बात हो रही है और 5 साल के बाद में रजिस्ट्रेशन 5 साल पर हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग रजिस्ट्रेशन अब बंद हो जा रहा है। तो जो लाइफ लॉन्ग रजिस्ट्रेशन बंद हो जा रहा है और आपका रजिस्ट्रेशन तभी वैलिड होगा तो कि जब आप ये वेबिनार अटेंड किए हैं, आप ये सेमिनार से अटेंड किए हैं। तो इसलिए इस समय में इस लहजे में भी तो हम लोगों ने तो इस रेगुलेशंस के शुरू होने के पहले ही यह कार्यक्रम को चालू किया था और अब सरकार भी इसको एक रेगुलेशंस के अंदर मिला रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर AK गुप्ता जी अभी हम लोग के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल हैं HMI के, और डॉक्टर AK गुप्ता जी काफ़ी एक्टिव हैं इसके प्रोपेगेशन में, इसके विस्तार के लिए। और डॉक्टर AK गुप्ता जी भी ने अपील किया है सभी HMI के यूनिट को कि आप अपना रेगुलर वेबिनार करें, अगर वेबिनार ये रेगुलर ऑफलाइन मीटिंग करें, अगर ऑफलाइन मीटिंग नहीं है तो आप ऑनलाइन मीटिंग भी करें, लेकिन मिले। इसे 2 बात होता है, मीटिंग करना और लोगों को एक दूसरे से एक समझना, और प्लस अपने सेंसेशन को हम लोग ये सेंसेशन को हम लोग जो है सो जो हमारे अनुभव हैं उसको हम लोग शेयर करें। डॉक्टर AK गुप्ता जी थोड़ा सा कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन पर भी चर्चा कर दीजिए, क्योंकि यह सवाल अभी तुरंत मैं थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था। सर, और HMI के लिए आपका क्या कर रहा है? हाँ सर, ये डॉक्टर सर ने आपने जो बताया ये बहुत ही आवश्यक है। और हमने हमारी दिल्ली में ये प्रोग्राम शुरू करा था कि हम जितने भी CME करते हैं उसमें एक इंटीग्रेशन का भी साथ करते हैं, जहाँ पे एलोपैथिक के भी वो लेते हैं और होम्योपैथिक का भी लेते हैं, ताकि हम दोनों आपस में खाली लेक्चर ना करके पैनल डिस्कशन साथ रखते हैं। पैनल डिस्कशन में क्या होता है कि जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, मतलब जो एक तो लेक्चर देके आगे चले गए, बाकी जो दूसरे अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, उसमें नए प्रैक्टिशनर भी और स्टूडेंट्स भी, उनको भी मौका मिलता है। और आने वाले टाइम में ये जरूरी होगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसके लिए कुछ पॉइंट्स रखे जाएंगे, ये ऐसा विचार चल रहा है। और हम अपनी, जैसे कि ये IFPH का एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही हमारी का प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही और जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उन चीज़ों के एक्रेडिशन दिए जाएंगे कि अगर आप उनके सेमिनार या CME कुछ जैसे 6 मिनिमम 5 या 3, वो किस तरह का वो गाइडलाइन आएगी वो बात की बात है। तो उसमें जो आप उनमें अटेंडेंस होगी तभी आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए करा पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज यू विल नॉट बी वैलिड टू गेट योर रजिस्ट्रेशन डन। जहाँ तक सवाल हमारी के बात का है, हमारी की हर मेरे को इस बात को कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक ये संसार की सबसे बड़ी होम्योपैथिक डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वर्ल्ड में। तो ये जब हम लार्जेस्ट एसोसिएशन है तो हमारे पास हमारी कुछ से उपेक्षाएं भी ज्यादा हैं, और हम लोग चाहेंगे कि हम जो अपना कार्य कर रहे हैं वो इस लेवल पे हो जो कि सरकार भी जहाँ पे बात को सुनने की कोशिश करे, तब ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी हमने आयुष में देख रहे हैं, बड़ी दुख की बात है कि होम्योपैथी जबकि सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम है ट्रीटमेंट का, जो कि यूज किया जाता है, उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। आयुष में सिर्फ आयुर्वेद
और योगा का ही ज्यादातर प्रचार प्रसार किया जाता है। तो हमें अपने अपने थैंक यू लेवल सर। पे जी थैंक यू डॉक्टर गुप्ता जी। अब हम लोग सर। आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हम लोग 1 मिनट क्रॉस कर चुके हैं ओके अगले सर, सेशन की ओर में। ठीक और है सर। डॉक्टर अंकिता जी, आप डॉक्टर सर को वोट ऑफ थैंक्स दे करके सेशन हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर धनेश जी को। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आज अपना टाइम हमें देने के लिए और हमारे साथ अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहें और ऐसे ही हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें। काफी कुछ सीखने को मिलता है हमें आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स से। तो थैंक यू सो मच आज आने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ में मैं हिंदी सेशन समाप्त होता है यहाँ पे हमारा। 7 बजे से 8 तक होता है ये, और इसके बाद में 8 बजे से 9 बजे तक इंग्लिश सेशन होगा। और जो लोग आगे भी ज्वाइन करना चाहते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं सेम लिंक से ही। और मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ धनेश सर को, जो आगे मॉडरेट करेंगे नेक्स्ट सेशन। ओवर टू यू सर।